हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2021 के लिए पेपर F4 जिसमें आप सभी को पढ़ना है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में, तो इसके यूनिट 1 मैं करवा चुका हूं। अगर वह आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे। यूनिट 2 में आपको जानना है विद्यालय में परिवर्तन, विद्यालय में कौन कौन सी क्या क्या परिवर्तन करेंगे, बच्चे के स्वरूप या बच्चे के अनुरूप कि बच्चों को किस तरह शिक्षा दी जाए, तो विद्यालय में आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आसानी वे में बच्चों को शिक्षा देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इस यूनिट 2 के सारे जो पॉइंट है, सारे जो बुलेट है, एक एक कर जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखते हैं एक एक कर। तो सबसे पहले जानेंगे विद्यालय का भवन के बारे में कि विद्यालय में जो है विद्यालय का भवन कैसा होना चाहिए, बच्चों की स्वरूप होना चाहिए, बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। बच्चा जिस तरह से शिक्षा आसानी से ग्रहण करे उस तरह का विद्यालय का भवन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, विद्यार्थी अपना ज़्यादा समय जो होते हैं विद्यालय में व्यतीत करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की शिक्षा में विद्यालय भवन महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। विद्यालय भवन केवल एक सीमेंट रेत कंक्रीट का ही नहीं बना होता है, बल्कि इसमें सभी छात्रों को सृजनशीलता सर्वांगीण विकास का स्थान माना जाता है। मतलब विद्यालय जो होता है बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अधिक समय जो होते हैं विद्यालय में व्यतीत करते हैं, 5 से 6 घंटे जो होते हैं विद्यालय में व्यतीत करते हैं। तो वहाँ पर रहने के अनुसार उनके अनुसार ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि बच्चे जो हो तरह तरह के ज्ञान को जो है आसानी से समझ पाए, सीख पाए। इसलिए कहा गया है कि विद्यालय भवन जो होता है केवल सीमेंट रेत और कंक्रीट से ही बनी इमारत नहीं है, बल्कि सभी बच्चों एवं सभी छात्रों के लिए सृजनशीलता तथा सर्वांगीण विकास का स्थान माना जाता है। क्योंकि विद्यालय में जो होता है बच्चे बहुत समय तक रहते हैं, व्यतीत करते हैं और बहुत तरह तरह की बातों को, तरह तरह के ज्ञानों को सीखते हैं। आगे जानते हैं, तो आगे पॉइंट में लिखा हुआ है विद्यालय भवन का बनावट इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र जो हो स्वयं सीखने के लिए आकर्षित हो। विद्यालय भवन का जो दीवार हो या जो भी उनके स्ट्रक्चर हो, उनका ऐसा बनावट हो, ऐसा रंग बिरंग बहुत सारे ऐसे फोटो वोटो जो भी जानकारी प्राप्त हो, जिससे बच्चों को बहुत तरह की जानकारी प्राप्त हो, इस तरह का बना होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत तरह के रंग बिरंग पक्षी को, पौधे को या चित्र को देखकर आकर्षित होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो इसीलिए जो है विद्यालय भवन का बनावट इस प्रकार से होना चाहिए कि बालक जो है स्वयं सीखने के लिए आकर्षित हो। छात्र विद्यालय भवन के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो वस्तु दी होती है या दृश्य जो दी होती है वह विद्यालय की दीवारों पर जो है चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख पाए और साथ ही साथ उस विषय में रुचि लेने लगे। मतलब विद्यालय का भवन जो है बच्चों के अनुकूल बनाया जाए, बच्चे जिस तरह के चाहते हैं उनके मन को पढ़कर उनके अनुकूल बनाया जाए। अगर विद्यालय में आप तरह तरह के सब्जेक्ट के फोटो लगाते हैं, तरह तरह के गणित के समीकरण को दिखाते हैं, तो बच्चे रेगुलर देखेंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं पर डे 6 से 5 घंटे जो होते हैं विद्यालय में अपना समय व्यतीत करते हैं, जिसके माध्यम से जो है उस चीज़ों को बार बार देखेंगे। तो बच्चे जो होते हैं अनुकरण करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। तो रोज़ देखेंगे तो उनको रोज़ याद हो जाएगा और धीरे धीरे जो है उस सब्जेक्ट में रुचि लेने लगेंगे। और जिस सब्जेक्ट में उन्हें कठिनाई होती है उस सब्जेक्ट को आसानी से जो है चित्र के माध्यम से या अपने बिल्डिंग के बनावट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके माध्यम से जो है सीख पाते हैं। आगे जानते हैं, इसी में मैंने आगे पॉइंट लिखा है, गणित की कठिन से कठिन आकृतियों, जो हमारे गणित के जो समीकरण होते हैं, जो भी हमारे फार्मूलाज होते हैं, जो भी हमारे चित्र होते हैं जिनको समझने में बच्चों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो उन सभी आकृतियों को जो है दीवारों पर जो है बनाया जा सकता है। इस प्रकार भूगोल में भी जो होते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो खेल के मैदान में जो होता है रेत व पठार बनाकर उसके बारे में जो है बच्चों को दिखाकर समझाया जा सकता है और साथ ही साथ उस विषय में जो है बच्चों के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है। अगर आप देखे होंगे क्लास में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के दौरान अगर उसे विजुअल वे में आप पढ़ाते हैं, मतलब चित्र दिखाकर पढ़ाते हैं या टीवी के माध्यम से पढ़ाते हैं या स्ट्रक्चर दिखाकर पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं आनंदयी होते हैं और जल्दी सीख पाते हैं और बच्चे उसे देखते भी हैं गौर से और जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए जो है विद्यालय के स्ट्रक्चर के बनावट के तौर तरीके इस तरह होना चाहिए कि बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं जिस सब्जेक्ट में कम पढ़ते हैं या जिस समय सब्जेक्ट में जो है उनको रुचि नहीं होती है, उनमें रुचि जागृत करने के लिए तरह तरह के दीवारों पर चित्र बनाए, तरह तरह के स्ट्रक्चर बनाए, तरह तरह के समीकरण को बनाए,
ताकि बच्चे जो है आसानी वे में उस सब्जेक्ट को समझे और उस सब्जेक्ट में जो है रुचि ले। तो ऐसे विद्यालय का भवन होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय में जो है इस तरह का स्ट्रक्चर या इसका बनावट अंतर्गत होना चाहिए। अब हम आगे जानते हैं शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। शिक्षा अधिकार के अंतर्गत जो होता है विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक फेमस जो है शिक्षा का अधिकार 2009 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार कानून इस अधिकार में लागू करने के लिए संसद द्वारा जो है अधिनियम बनाया गया है। संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा जो है यह अधिनियम को जो है पारित किया गया है और कहा गया है कि इसमें जो है 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के हर एक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सेकंड पॉइंट है हर एक आवासीय क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है। हर एक मतलब जो भी हमारे जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो उसके हर 1 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का जो है विद्यालय देना आवश्यक है, ताकि बच्चों को अधिक दूर जाना नहीं पड़े, वो आसानी से अपने घर पर रहकर जो है प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण कर सके। क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे चंचल होते हैं, वह दूर जाना नहीं चाहते अपने माता पिता से, इसलिए जो है उनके सामाजिक जो उनका समाज है उसके अंतर्गत 1 किलोमीटर के दायरे में जो है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है और अभी भी वर्तमान समय में है। आप देखेंगे अपने घर के आसपास हर 1 किलोमीटर के दायरा में देखेंगे आपको प्राथमिक विद्यालय मिल जाएगा। उसके बाद जो है 5 किलोमीटर के दायरा में एक उच्च विद्यालय मिलता है। आगे जानते हैं। तो अगला जो पॉइंट है किसी भी बालक या बालिका को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश करने के लिए कोई भी विद्यालय मना नहीं कर सकता है। अगर उसकी आयु इस कक्षा में पढ़ने योग्य है तो उसे जो है उस कक्षा में नाम लिखवाने से उस विद्यालय के शिक्षक भी उसे नहीं मना कर सकते, क्योंकि उसका अधिकार है यह कि किसी भी बालक या बालिका को उसकी आयु के अनुसार जो है कक्षा में प्रवेश करने के लिए कोई विद्यालय मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में क्लास 1 से 8वीं तक की पढ़ाई 14 वर्ष की आयु तक पूरी होने तक किसी भी बच्चों को फेल करने का मतलब नहीं किया जा सकता है, फेल नहीं किया जा सकता है। कहा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कि किसी भी बच्चे को जो है प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 8वीं तक के अंतर्गत कक्षा में किसी भी बच्चे को जो है फेल करने का जो है ऐसा अधिनियम पारित नहीं किया गया। सभी बच्चों को जो है पास करना है, क्योंकि अगर आप फेल करते हैं तो बच्चों में जो है मनोबल टूट जाता है और उसके आगे की पढ़ाई को वो मतलब नहीं कर पाता अच्छे से और उसके प्रभावित हो जाता है पढ़ाई। तो इसीलिए जो इस अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना है। नेक्स्ट है सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियाँ द्वारा किया गया मतलब उसका सर्वे किया जाएगा और निजी स्कूल जो है 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकन करेंगे। यह भी जो है इस अधिनियम में जो है बताया गया है। अब हम आगे जानेंगे समावेशिक शिक्षा के बारे में। तो समावेशिक शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी छात्र को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के अवसर प्रदान मिलता है। समावेशिक शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक की भाषाई क्षमताओं के आधार पर भेदभाव न करके समान रूप से स्वीकार करती है। और समावेशिक शिक्षा एक ऐसी आदर्श कक्षा की कल्पना की गई है जहाँ हर एक वर्ग, हर एक समूह, हर एक बच्चे को जो है हर एक आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ बैठाकर अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए और किसी तरह का भेदभाव न किया जाए। समावेशिक शिक्षा का अर्थ यही है कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है बिना भेदभाव किए उनको समान रूप से एक साथ सभी बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट में डाला है समावेशिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, समान रूप से कक्षा में समान रूप से शिक्षा दी जाए। मैंने अभी आपको बताया वही बात यहाँ भी है। अब हम आगे जानेंगे। तो आप समझ गए होंगे समावेशिक शिक्षा यह इजी है, बहुत ही आसान है। मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके अंतर्गत सभी धर्म, संप्रदाय, सभी लोगों को मतलब जो भी अलग अलग विशेष धर्म से आते हैं, विशेष वाले बच्चे हैं, मतलब अंधे हैं या गूंगे हैं या डिसेबल है, तो उन सभी बच्चों में या समान बच्चों में जो अच्छे बच्चे हैं उन सभी बच्चों में किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए एक कक्षा में एक तरह का
मतलब उसे शिक्षा दी जाए, इसी को हम लोग समावेशिक शिक्षा कहते हैं। और वर्तमान समय में यह लागू भी है और हमारे देश में अभी चल भी रहा है, क्योंकि समावेशिक शिक्षा बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसे भेदभाव करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और आपके अगर बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा तो आपके समाज पर प्रभाव पड़ेगा, समाज पर प्रभाव पड़ेगा तो आपके देश पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो है समावेशिक शिक्षा जो होती है ऐसी प्रणाली शिक्षा है जिसके अंतर्गत किसी भी भेदभाव किए, बिना भेदभाव किए सभी धर्मों के, संप्रदाय लोगों को, जाति धर्म का बिना भेदभाव किए हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बीच में भी बैठाकर सभी को समान रूप से शिक्षा देने का कार्य किया गया है। यही जो है समावेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और यही जो है इसका महत्व है। आगे हम जानेंगे अब कला समेकित शिक्षा के बारे में। कला समेकित शिक्षा का महत्व जो है हमारे जीवन में या बच्चों के प्रति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला को जानना भी जो है शिक्षक को और बच्चों को काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई ऐसी जो है सब्जेक्ट होती है उसके बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है, लेकिन कला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से या बहुत सारे काव्य रचना के माध्यम से आप जो है उस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो है कला समेकित शिक्षा जो है वर्तमान समय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालय के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में शिक्षक को भी जानकारी होना चाहिए ताकि शिक्षक कला समेकित शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चों को आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को जो है पढ़ा सके, ताकि बच्चे जो है उस सब्जेक्ट में रुचि ले सके और आसानी से उस सब्जेक्ट को सीख पाए। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला समेकित शिक्षा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिक्रियाओं में बच्चा को अत्यधिक आनंद आता है। मतलब कला समेकित शिक्षा के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे जो है बहुत आनंददायी आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गतिविधियाँ की जाती हैं जो कि बच्चों को करना होता है और बच्चे इसमें अच्छा लगता है, बच्चों को आनंद आता है। कला समेकित शिक्षा के लिए शिक्षक को भी जो है कला के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। विद्यालय के संपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी भागीदारी देनी चाहिए। जो भी बच्चे होते हैं विद्यालय में अगर किसी प्रकार का गतिविधि कराई जा रही है या किसी प्रकार का फंक्शन कराया जा रहा है तो उसमें जो है बच्चों को भाग लेनी चाहिए। इसके माध्यम से जो है बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि कला समेकित शिक्षा जो होता है वर्तमान समय में हमारे जो स्कूल होते हैं उसमें बहुत सारे फंक्शन कराए जाते हैं, चाहे वो नेशनल हो या ऐसे हो, उसके में जो है बच्चे भाग लेते हैं। उसके माध्यम से जो है बच्चे बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं और जो वो प्रदर्शन करते हैं कला समेकित शिक्षा के माध्यम से, तो इसके माध्यम से अन्य बच्चों भी जो होते हैं प्रभावित होते हैं और उनके अंदर भी जो है जागृति उत्पन्न होती है कि मैं भी ऐसा करूँगा, मुझे भी ऐसा करना है। तो यह कह सकते हैं कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है आसानी से आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने इसी में पॉइंट डाला है, बालक के सृजनात्मक क्षमता में विकास में जो है कला का अहम भूमिका होता है। विद्यालय शिक्षा के कला सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि रोचक शिक्षण प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको बताया रोचक इसलिए है क्योंकि बच्चा इसमें भागीदारी लेता है और इससे जो है बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाता है। आज की आवश्यकता है कि शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम जो योजना होती है उसको साथ साथ कला को अन्य विषयों के साथ शामिल करें। शिक्षण को एक सशक्त योजना बनानी चाहिए, इसे योजना में कुछ नया रूप देना चाहिए। मतलब कला समेकित शिक्षा के माध्यम से अगर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करा सकते हैं जो कि शिक्षण प्रक्रिया में जो एक नया रूप होगा, जिससे बच्चे जो है काफ़ी मतलब रोचक लेंगे और सीख पाएंगे। जैसे खड़े होना, बैठने के सही तरीके को सिखाना, गीत संगीत नाटक आदि के माध्यम से जो है सभी सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ाना, यह जो है कला समेकित शिक्षा का महत्व है, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से जो है बच्चों को समझाया और पढ़ाया जा सकता है और बच्चे इसमें पढ़ते भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी गतिविधि कराए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये लास्ट मतलब पॉइंट है इस यूनिट का, सूचना एवं संचार तकनीकी की शिक्षण अधिगम में क्यों आवश्यक है और वर्तमान समय में तो काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आज के ज़माने में वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम जो है सूचना एवं संचार तकनीकी से काफ़ी जुड़ चुका है। हर एक क्षेत्र में जो है सूचना एवं संचार तकनीकी की उपयोग हो रही है और साथ ही साथ शिक्षण अधिगम में जो है अब अधिक क्रांतिकारी के रूप में इसका यूज हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन सब्जेक्ट को लेना, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम से हो रहा है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, सूचना व संचार तकनीकी विज्ञान के आविष्कारों हो मतलब विज्ञान का आविष्कार है तथा नियमों को शिक्षा के प्रक्रिया में प्रयोग को ही सूचना एवं संचार तकनीकी का महत्व माना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य में जो होता है अधिगम मूल्यांकन प्रक्रिया में जो हमारा सूचना एवं संचार तकनीकी है या उच्च मतलब जो शिक्षा होती है या प्राथमिक शिक्षा होती है, इसमें कई ऐसी कार्य जो होती है वो सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से की जाती है और शैक्षिक तकनीकी मानव अधिगम में प्रक्रिया को सुधारने का एक उन्नत प्रयास है। और शिक्षण अधिगम को जो है सुधारने में जो है सूचना एवं संचार तकनीकी का अहम भूमिका है, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सारे टीचर जो होते हैं आसानी से कार्य नहीं करते थे, लेकिन अब जो है सूचना एवं संचार तकनीकी आ गई है, जिसके कारण जो है बहुत सारे टीचर डर से भी और बहुत सारे के प्रेरित होकर जो है कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से जो है हमारे वर्तमान समय में शिक्षा जो होती है सुधार हो रही है और इसका महत्व जो है काफ़ी हमारे जीवन में हो रहा है। तो मैंने इसको पढ़ के बता देता हूँ।
शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में तथा प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में जो होता है अनुसंधान स्तर पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिक्षा एवं तकनीकी की जरूरत नहीं है। शैक्षिक तकनीकी मानव अधिगम के प्रक्रिया को सुधारने एवं उन्नत का प्रयोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि सूचना व संचार तकनीकी जो है वर्तमान समय में हमारे शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसका यूज जो है काफ़ी कुछ में होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं तैयार करना होता है, बहुत सारे ऐसे मार्क्स होते हैं, बहुत सारे अटेंडेंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे ब्यौरा होते हैं जिसका आप विद्यालय में करने के लिए आईसीटी का मतलब सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो यह जो था आपके सारे पॉइंट मैंने अभी आपको कवर कर दिया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।